Hello guys, this is your economics lecture with Mana Yadav, Commerce Center. And today we will discuss about the topic of agriculture and our foreign trade and the eve of independence. इंडिपेंडेंस के टाइम के ऊपर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या कंडीशन थी जिस टाइम हमारी कंट्री आज़ाद हुई उस टाइम पे, और हमारे फॉरेन ट्रेड की क्या कंडीशन थी, वो किस कंडीशन में थी। तो अभी हम इन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस आपसे करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा एग्रीकल्चर सेक्टर में मतलब क्या था, किस सिचुएशन में था हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। सो देखिएगा फर्स्ट पॉइंट है कि लो प्रोडक्शन एंड लो प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्शन एंड लो प्रोडक्टिविटी, यू नो वेरी वेल दैट कि 85% जो हमारे इंडिया की पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इंगेज थी। वहीं से वो अपने सर्वाइव करने का पैसा या फिर अपने जीने का जो भी तरीका था, जो भी पैसा आता था वो वहीं से क्या करते थे, अपना काम चलाते थे, फैमिली का लाइवलीहुड एक तरीका था, ठीक है। तो अब एग्रीकल्चर जब हमारा देश आज़ाद हो गया और जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ से चली गई तो उस टाइम पर हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, लो प्रोडक्शन एंड लो प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्शन मतलब टोटल जो प्रोडक्शन होता था, जो आउटपुट होता था वो कम था। प्रोडक्टिविटी मतलब उत्पादन क्षमता की हमारी जो ज़मीन है वो कितना प्रोड्यूस कर सकती है, कहने का मतलब ये है। तो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, समझ में आई बात, ठीक है। तो वो किस कंडीशन में थी। अब हम प्रोडक्शन की अगर हम बात लेते हैं तो वो इन लैख टन के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, कितना लैख टन, कितना प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, कितना आउटपुट हुआ। प्रोडक्टिविटी उत्पादन क्षमता मतलब केजी पर हेक्टेयर, कि एक हेक्टेयर जमीन के ऊपर कितना केजी प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी मतलब वो जमीन इतने हेक्टेयर के ऊपर इतना केजी हम प्रोडक्शन उसके ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये था, ये केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से था, प्रोडक्शन था वो इन लैख टन के हिसाब से था। डाटा दिए गए हैं, डाटा देख लीजिएगा, आप अपने बुक में लिख लीजिएगा, बुक में नोटबुक में डाटा है। ये वीट और राइस का प्रोडक्शन जब हम कर रहे हैं तो वीट 1947 और अभी 2016 के डाटा दिए गए हैं। सबसे पहले हम प्रोडक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में, प्रोडक्टिविटी के बारे में। तो जो वीट का प्रोडक्शन था 1947 में था 660 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से, और 2016 और 17 के हिसाब से इंक्रीज होकर देखो कितना हो गया, 3216, कितना फर्क है। ऐसे ही राइस का देख लीजिएगा, 1947 में 665 हेक्टेयर पर केजी और 2016-17 के हिसाब से हो गया 2550, ठीक है। ये तो था प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर के हिसाब से, केजी पर हेक्टेयर। अब हम देखते हैं प्रोडक्शन, सेम एज इट इज राइस का और वीट का। सो सबसे पहले वीट 1947 में 60 इन लैख टन के हिसाब से, 64 इन लैख टन, ठीक है। 16 और 17 के हिसाब से देखें तो वो है 984 लैख टन, ठीक है। राइस का देखें तो 220 1947 के हिसाब से 220 इन लैख टन, और 2016-17 के डाटा अगर हम देखते हैं प्रोडक्शन का तो वो है 1102 इन लैख टन, ठीक है। तो ये डाटा थे जो कि ज़रूरी थे, इसलिए आपको हमने बता दी, ठीक है। तो दैट मीन्स आप खुद से कंपैरिजन कर सकते हो कि दोनों के बीच में कितना फ़र्क है, 1947 के डाटाज के बीच में और 2016 और 17 के डाटा के बीच में, चाहे वो प्रोडक्टिविटी हो चाहे वो प्रोडक्शन। क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं, वो है कि हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटीज। हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटीज दैट मीन्स जो एग्रीकल्चर है वो मोस्टली अनसर्टेनिटीज के ऊपर डिपेंड है। दैट मीन्स गुड रेनफॉल, सो गुड आउटपुट इन एग्रीकल्चर, बट अगर लो रेनफॉल सो लो आउटपुट इन एग्रीकल्चर। दैट मीन्स परमानेंट इरिगेशन की जो फैसिलिटी थी वो नहीं थी। वैसे तो कुछ एक फैसिलिटी प्रोवाइड की थी, जैसे वेल एंड कैनल, कुछ ऐसे थे जो इरिगेशन के लिए थोड़ा थोड़ा यूज़ किया जाने लगा था उनको भी, बट एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था। जो एग्रीकल्चर था वो परमानेंटली रेन के ऊपर डिपेंड थी। अगर रेन अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी, रेन अच्छी नहीं हुई तो फसल अच्छी नहीं होती थी। तो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो टोटली अनसर्टेनिटीज के ऊपर डिपेंड।
ठीक है। डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग, डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन के लिए फार्मिंग करें, मतलब प्रोड्यूस करें प्रोडक्ट को, उसके बाद में जस्ट थोड़ा बहुत कुछ बचता था कि उसको हम कमर्शलाइजेशन के यूज़ के लिए कर सकते हैं, ठीक है। मतलब सिर्फ और सिर्फ सब्सिस्टेंस फार्मिंग के ऊपर ही जोर दिया होता था, क्योंकि प्रोडक्टिविटी ही नहीं थी, प्रोडक्शन ही नहीं था, क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी उस टाइम पर, अनसर्टेनिटीज़ बहुत ज़्यादा थी, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, पॉपुलेशन ज़्यादा थी। तो दैट मीन्स क्या है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग मतलब जो प्रोड्यूस होता था एग्रीकल्चर मतलब फार्म में, खेत में जो प्रोड्यूस होता था वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन के लिए, खुद के यूज़ के लिए होता था। अगर वो थोड़ा बहुत बच भी जाता था तो उसको हम एज ए कमर्शलाइजेशन के लिए, एज ए ट्रेड के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, गल्फ बिटवीन द ओनर ऑफ द सॉइल, ओनर ऑफ द सॉइल एंड टिलर ऑफ द सॉइल। एक जो गल्फ था, एक बहुत बड़ा खाई झगड़ा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, किसके किसके बीच में था, जो टीलर थे, जो मतलब जमीन के ऊपर खेती करते थे, फार्मर्स थे, ठीक है, और जो ओनर थे, जमींदार जिसको हम बोलते हैं, जो ओनर थे, उनके बीच में बहुत बड़ा गल्फ था, ठीक है। वो क्यों था, वो कर को लेकर, लगान को लेकर, रेवेन्यू को लेकर, ठीक है। टीलर ये बोलते थे कि नहीं, जमीन के ऊपर प्रोडक्शन होता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इतना ही प्रोडक्शन होता है कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग ही होती है, सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज होता है, बाकी तो बचता ही नहीं है। मोस्टली जो हमारी कॉस्ट आती है, उनका कहने का मतलब था कि जो हम कॉस्ट लगाते हैं प्रोड्यूस करने के लिए, वो कॉस्ट ही इक्वल हो पाती है, बाकी कुछ नहीं बचता है। और वो मांगते थे, जो ओनर, कहने का मतलब जो जमींदार थे, वो क्या करते थे, उनको चाहिए होता था कि जितना भी उगाया है वो सब हमें दो और हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कराएंगे एज ए लगान और एज ए कर के, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा गल्फ था ओनर जो थे उनके बीच में और जो डीलर थे उनके बीच में, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, लैंड रेवेन्यू सिस्टम। अब ये मेन सिस्टम हमारे पास यहाँ आ गया है कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ठीक है। लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन द सेंस जमींदारी जो सिस्टम था, वो जमींदारी सिस्टम था यहाँ पे, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट जमींदारों से कर मांगती थी, जमींदार फार्मर्स से मांगती थी। फार्मर्स जो प्रोड्यूस करते थे, जो प्रोडक्शन होता था फार्म के ऊपर, खेत के ऊपर, वो सिर्फ इतना ही प्रोड्यूस होता था कि वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए हो जाए या फिर कॉस्ट निकल पाए, मतलब बाकी के लिए तो होता ही नहीं था, या फिर वो एज इट इज उठा ले जाते थे जमींदारों को, ठीक है। मतलब फार्मर सिर्फ मेहनत करता था, बचता कुछ भी नहीं था उनके पास, ठीक है। वो कहते थे ना, कर लगान, जो लगान था वो बहुत डबल ट्रिपल रेट के अंदर था, वो ट्रिपल रेट थी हमारी। उसमें क्या था कि जो फार्मर्स थे, जो डीलर्स थे, वो प्रोड्यूस तो कर रहे थे, लेकिन वो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा नहीं थी, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा नहीं थी। इस वजह से प्रोड्यूस करते थे, मेहनत करते थे, एज इट इज़ जमींदारों को उनको कर देना पड़ता था, ठीक है। जमींदार उठा करके एज इट इज़ ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे देते थे। तो मतलब बहुत खराब कंडीशन थी। ये जो जमींदारी सिस्टम था, ये जमींदारी सिस्टम कहने का मतलब ये है कि उनको टेलर्स को, फार्मर्स को भरने का मौका ही नहीं देते थे, वो सिर्फ खेतों तक गिरे जाते थे, उनके अलावा और कुछ भी नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट है कि फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन भी हुआ, उसके लिए भी फोर्स किया गया, लेकिन किस चीज़ के लिए फोर्स किया गया ये देखिएगा। कमर्शलाइजेशन किसके लिए किया गया, सिर्फ और सिर्फ इंडिगो के लिए। जो कमर्शलाइजेशन होता था, जो ट्रेड होता था, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिगो के लिए होता था। इंडिगो क्या होता देखिएगा, जो इंडिगो जो यूज़ होता था, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, एज ए रॉ मटेरियल इंडिगो को उठा करके ब्रिटिश ले जाती थी, इंग्लैंड में ले जाती थी, और वहाँ एक तरीके से पॉलिश करने में, फर्निश करने में इंडिगो के जो कलर थे वो बहुत पक्के कलर होते थे और उनको वो यूज़ करते थे, ठीक है। ब्रिटिश इंडस्ट्रीज उनको वहाँ यूज़ करते थे, तो एज ए रॉ मटेरियल वो फोर्स करते थे कि इंडिगो को खेती कीजिए, क्योंकि उनको ज़रूरत थी वहाँ प्रोसेस की। इंडिया के अंदर जो इंडिगो ऐसी क्वालिटी वहाँ से एज ए रॉ मटेरियल लेकर के जाते थे, और फिर ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ में वो फर्निशिंग, पॉलिशिंग वगैरह में जो भी यूज़ करते थे, कलरिंग वगैरह में वो यूज़ करते थे इसको, ठीक है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग किसके लिए होती थी, सिर्फ और सिर्फ वीट और राइस के लिए। वीट और राइस के लिए सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती थी, सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज होता था, नॉट फॉर कमर्शलाइजेशन एंड नॉट फॉर ट्रेड, ठीक है। तो ये कंडीशन थी हमारी
एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 में एग्रीकल्चर में कुछ भी नहीं था, ज़मींदारी सिस्टम था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम था। ये बहुत मतलब सिर्फ और सिर्फ कमर्शलाइजेशन के लिए फोर्स किया जा रहा था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मोस्टली पर्टिकुलर जैसे इंडिगो के लिए किया जा रहा था, व्हीट एंड राइस के लिए नहीं किया जा रहा था। क्यों? क्योंकि प्रोडक्टिविटी ही नहीं थी, वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग के लिए यूज होते। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पर जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड था उसकी क्या कंडीशन थी वो और डिस्कस हम यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए कि नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। ये तो सबको पता है कि इंडिया में जो रॉ मटेरियल था, जो नेचुरल रिसोर्सेज थे वो बहुत ज़्यादा थे और यूनिक थे। तो ब्रिटिश क्या करते थे कि यहाँ का रॉ मटेरियल उठा करके सस्ते रेट के ऊपर ब्रिटिश इंग्लैंड भेज देते थे, वहाँ की इंडस्ट्री उनको यूज़ करके फिनिश गुड्स बना करके और फिर इंडिया की मार्केट के अंदर उन गुड्स को हाई रेट के ऊपर डालती थी ताकि लोग उनको परचेज करते, ठीक है। तो दैट मीन्स जो इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था वो क्या बन गया था? सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स, मतलब एज ए रॉ मटेरियल, एज ए जूट, एज ए कॉटन, जो रॉ में होता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को क्या करते थे? एक्सपोर्ट करते थे। उनको जब वो एक्सपोर्ट करेंगे तो उससे हमारी कंट्री के लिए बेनिफिट तो नहीं था, ठीक है। एक्सपोर्टर तो बहुत था, एक्सपोर्ट ज़्यादा थे, इंपोर्ट फिर भी कम थे, लेकिन वो एक्सपोर्ट किन का था? सिर्फ और सिर्फ एज ए प्राइमरी गुड्स का, मतलब रॉ मटेरियल का था, ना कि फिनिश गुड्स का, जो कि किसी भी इकोनॉमी के लिए बेटर नहीं होता है, ठीक है। और इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, जो फिनिश गुड्स थे उनको इंपोर्ट करता था। अब ओबियसली बात है, जब इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे, एक्सपोर्ट कम करेंगे तो कंट्री का डेवलपमेंट कैसे होगा? हालांकि इस कंडीशन में एक्सपोर्ट ज़्यादा होता था, इंपोर्ट फिर भी कम होता था, लेकिन एक्सपोर्ट कौन सी चीज़ों का? एज ए प्राइमरी गुड्स, एज ए रॉ मटेरियल, जूट है, कॉटन है, ठीक है, इन सब का, इंडिगो है, इन सब का ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, मोनोपोली ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। इंडिया फॉरेन ट्रेड के ऊपर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक तरीके से क्या थी? मोनोपोली थी। मोनोपोली सबको पता है, मोनोपोली क्या होता है, ठीक है। मोनोपोली, अब इंडिया की मोनोपोली थी, सॉरी ब्रिटिश गवर्नमेंट की मोनोपोली थी इंडियन मार्केट, इंडियन फॉरेन ट्रेड मार्केट के ऊपर। मोस्टली क्या था? जो 50%, अगर हम बात करें कि 50% जो ट्रेड होता था, जो फॉरेन ट्रेड होता था वो इंग्लैंड के साथ होता है, वो इंग्लैंड के साथ में होता था। मोस्टली 50% जो ट्रेड होता था इंडिया का अनदर कंट्रीज के साथ में, फॉरेन ट्रेड जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो 50% तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड के साथ में ही होता था, क्योंकि यहाँ से रॉ मटेरियल जाता, वहाँ से गुड्स बन करके और इंडिया के अंदर आते थे, ठीक है। तो एक तरीके से इंडिया के फॉरेन ट्रेड के ऊपर इंग्लैंड ने अपनी मोनोपोली एस्टैब्लिश कर रखी थी। वो किसी को और सेल कर ही नहीं सकता था, या किसी से और से अनदर प्रोडक्ट परचेज कर ही नहीं सकता था, करता ही नहीं था, मोनोपोली एस्टैब्लिश कर रखी थी, ठीक है। मैंने बताया ना आपको कि 50% ट्रेड सिर्फ और सिर्फ किसके साथ होता था? इंग्लैंड के साथ में होता था, ब्रिटिश के साथ, ठीक है। आगे देखिएगा, सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट द ब्रिटिश। ट्रेड हमारे सरप्लस में ही था, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट, सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड या सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड था, ठीक है। जब हम ट्रेडिंग का काम करते थे तो सरप्लस आता था, बैलेंस ऑफ ट्रेड हमने पढ़ा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड, सरप्लस आता था ट्रेड में हमारा, ठीक है। बट वो जितना भी बेनिफिट होता था, जितना भी सरप्लस होता था, वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बेनिफिट था? वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए बेनिफिट था। जो भी बेनिफिट आता था ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने पास रख लेती थी, मतलब यहाँ के ट्रेडर्स को कोई बेनिफिट नहीं मिलता। समझ में आ रही बात, ठीक है। क्या करते थे? मोस्टली यहाँ से रॉ मटेरियल उठा ले जाते थे, फिनिश गुड्स यहीं सी मार्केट में डाल देते थे बना करके। तो इन लोगों का डेवलपमेंट होगा कैसे, है ना। तो दैट मीन्स इंडिया का डेवलपमेंट, जब कंट्री अगर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है डेवलपमेंट होता है, लेकिन जब रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट करती है तो डेवलपमेंट नहीं होता है। अगर वो इंडस्ट्रियल गुड्स, फिनिश गुड्स का अगर एक्सपोर्ट करती है तभी डेवलपमेंट होता है। तो कहने का मतलब ये है, जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड था उसकी भी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, मतलब बिल्कुल अच्छी नहीं थी। मोनोपोली थी ब्रिटिश मार्केट की, एक तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट की। मोस्टली ट्रेड ब्रिटिश के साथ किया जाता था, ठीक है। कोई नई इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश नहीं हो रही थी, सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल का मोस्टली ट्रेड होता है, ठीक है। तो ये थे हमारी फॉरेन ट्रेड की कंडीशंस, जो कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस गुड नहीं थी। सरप्लस था लेकिन फिर भी गुड नहीं थी, ठीक है।
और ये एग्रीकल्चर की कंडीशंस थी, वो तो सब जानते ही आप, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ में, तब तक के लिए